अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मैदे की तेजाबियत की एक दवाई ओमिप्राजोल के ऊपर। आज मैं आप सबको इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, इसकी डोज और इसको कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई दूंगी। जैसा कि हम सब लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है और हम लोग मोस्टली ये कर रहे होते हैं कि तली हुई चीजें ज्यादा खा रहे होते हैं, फास्ट फूड ले रहे होते हैं डेली। हमारी यंग जनरेशन तो डेली पिज्जा, बर्गर, शॉर्मा ये सब लाइक करती है, तो उसकी वजह से मैदे में तेजाबियत हो जाती है। ओमिप्राजोल अल्सर, खुराक की नाली की सोजिश, डिस्पेप्सिया यानी बदहजमी और हार्ट बर्न, जलन, गर्ड, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, पेन किलर्स के साथ अगर लॉन्ग टर्म पेन किलर्स यूज करने हो तो इनका एक साइड इफेक्ट होता है, ये स्टमक अपसेट कर सकते हैं, तो उनके साथ ओमिप्राजोल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओमिप्राजोल या एसोमिप्राजोल इसी तरह की दूसरी ड्रग्स जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक चीज जो याद रखने वाली ये है, वो इस दवाई को यानी ओमिप्राजोल या एसोमिप्राजोल को के जो कैप्सूल हैं, इसको हमेशा खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसकी अफादियत से पूरा फायदा हासिल किया जा सके। और अगली बात इसकी ये है कि ये ओमिप्राजोल इमीडिएट रिलीफ के लिए नहीं है, ये फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न के पेशेंट के लिए होती है। फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न का मतलब ये है ऐसा मरीज जिसको मैदे की जलन हफ्ते में कम से कम 2 दफा या 2 से ज्यादा दफा हो। अगर मैदे की जलन हफ्ते में 1 दफा या ओकेजनली कभी कभी होती है या कभी किसी दावत पर चले गए और दावत के ठीक ठाक खाने के नतीजे में कोई बदहजमी या मैदे में जलन की कैफियत हो गई, तो ऐसी सूरत में इमीडिएट रिलीफ के लिए ओमिप्राजोल नहीं है। ओमिप्राजोल का पूरा इफेक्ट आने में कम से कम 1 से 4 दिन लगते हैं। हो सकता है बाज लोगों को चंद केसेस में 24 घंटे के अंदर भी जो है रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर भी इमीडिएट रिलीफ के लिए ये दवाई नहीं है। तो याद रखें, इमीडिएट हार्ट बर्न के रिलीफ के लिए रेनिटाडीन, फेमोटाडीन या कोई एंटासिड लिक्विड फॉर्म में जो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ओमिप्राजोल इस मकसद के लिए नहीं है। अब आते हैं ओमिप्राजोल या एसोमिप्राजोल की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की तरफ। तो ये जान लीजिए कि ऐसी खवातीन जिनको खून की कमी की वजह से, सादा अल्फाज में जिनमें हेमोग्लोबिन के लेवल्स कम होते हैं, उनमें अगर आयरन सप्लीमेंट्स को प्रिस्क्राइब कर दिया है तो कभी भी ओमिप्राजोल और आयरन सप्लीमेंट्स को इकट्ठे नहीं लिया जाता, क्योंकि ओमिप्राजोल आयरन सप्लीमेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो फिर आयरन सप्लीमेंट्स की अफादियत में कमी आ जाती है। इसी तरह ऐसे हार्ट के पेशेंट्स जो डाइजॉक्सिन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी डाइजॉक्सिन को और ओमिप्राजोल को इकट्ठे लेते वक्त एहतियात बरतें, क्योंकि इससे डाइजॉक्सिन के एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो दिल की धड़कन बेकाबू हो सकती है। इसी तरह वो लोग जो वारफरिन और खास तौर पर दिल के मरीज जो इस ड्रग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये इसको एंटीकोगुलेंट भी कहा जाता है, खून पतला करने वाली दवाई भी कहा जाता है, तो इस दवाई वारफरिन को अगर ओमिप्राजोल के साथ इकट्ठा इस्तेमाल किया जाएगा तो इस बात के चांसेस हैं कि वारफरिन के एडवर्स इफेक्ट आ जाएं, जिनमें से एक ये भी है अगर कहीं पे किसी को कट लग गया तो खून के बहाव को रोकने में इसका जो टाइम है इजाफा हो सकता है, यानी खून के मुंजमद होने के टाइम में इजाफा हो सकता है। इसी तरह बाज कैंसर के पेशेंट या आर्थराइटिस के पेशेंट एक दवाई मेथोट्रेक्साइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये दवा भी अगर ओमिप्राजोल के साथ इकट्ठी ले ली जाए तो इस दवाई के भी एडवर्स इफेक्ट्स आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, लेकिन ये चंद मैंने आपको मशहूर ड्रग्स बताई हैं जिनके ओमिप्राजोल के साथ इकट्ठे लेने से एडवर्स इफेक्ट्स आने के चांसेस हैं, और आपको इस बारे में ख्याल करने की जरूरत है, यानी एहतियात करने की जरूरत है, और फिजिशियन से इस बारे में या फार्मासिस्ट से इस बारे में मशवरा करने की जरूरत है। ऐसे मर्द खवातीन जो ऑस्ट्रोपीनिया यानी हड्डियों की कमजोरी में मुब्तला हैं या ऑस्टियोप्रोसिस यानी हड्डियों के भुरभुरापन के मर्ज में मुब्तला हैं, ऐसे पेशेंट्स खास तौर पर उनकी उम्र अगर 50 साल से ज्यादा है और उनको हाई डोज में लंबे अरसे के लिए ओमिप्राजोल प्रिस्क्राइब की गई है, तो इस बात के पॉसिबली चांसेस हैं कि उनमें हिप फ्रैक्चर यानी कूल्हे की हड्डी और कलाई के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस बारे में अपने डॉक्टर से जो है मशवरा करने की जरूरत है, ताकि विटामिन डी और खास तौर पर जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं वो जरूरी तौर पर साथ में प्रिस्क्राइब किया जा सके। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।